हेलो गाइस, दिस जारन। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग, जिसमें हम लोग एक बिल्डिंग के हर पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, उसका नेम जानेंगे, उसका लोकेशन जानेंगे कि बिल्डिंग में वो कहाँ पे लोकेट किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं या बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे, बिल्डिंग का जो सबसे रूट पार्ट होता है वो फाउंडेशन होता है, यानी फुटिंग, जिसे हम लोग घर का फुट भी बोल सकते हैं। यानी फुट ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड एज फाउंडेशन और फुटिंग, ठीक है ना। तो बिल्डिंग का जो फुट है या रूट है उसे हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं या फुटिंग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो ग्राउंड के नीचे का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये सभी फुटिंग बोलते हैं हम लोग। इसे ही हम लोग फुटिंग बोलते हैं, फुटिंग या फाउंडेशन, जो कि सॉइल के नीचे रहता है, ग्राउंड लेवल के नीचे रहता है, जो कि हम लोग अपने आँख से देख नहीं पाते हैं। हम लोग अपने आइज़ से देख पाते हैं सिर्फ ग्राउंड लेवल के ऊपर का स्ट्रक्चर, और ग्राउंड लेवल के ऊपर का स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। और ग्राउंड लेवल के नीचे के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं बिल्डिंग के, उसे बोलते हैं हम लोग सब स्ट्रक्चर। और हाँ, इसे तो हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बोलते ही हैं, बट सुपर स्ट्रक्चर में ही एक छोटा सा पार्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लिंथ। जैसे ये पार्ट है, वेट, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे प्लिंथ लेवल, यहाँ आप देख रहे होंगे प्लिंथ लेवल, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लिखा हुआ, ये हो गया आपका प्लिंथ लेवल। और प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच में जितने भी पार्ट आते हैं बिल्डिंग के, उन सभी को हम लोग उन सभी प्लिंथ के अंतर्गत ही आते हैं, प्लिंथ के अंदर ही आते हैं वो सभी पार्ट। और प्लिंथ लेवल के ऊपर जितने भी आते हैं वो सभी सुपर स्ट्रक्चर, उसे हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। और प्लिंथ के नीचे जो भी आते हैं सब स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं। और जनरली हम लोग प्लिंथ को भी कंसिडर करते हैं सुपर स्ट्रक्चर में ही, यानी सुपर स्ट्रक्चर का ही पार्ट है प्लिंथ, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे मेन पार्ट होता है वो फाउंडेशन ही होता है। तो हम लोग फाउंडेशन से ही स्टार्ट करते हैं समझना, ओके, बिल्डिंग के पार्ट्स को। तो फाउंडेशन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फाउंडेशन का नीड क्या है एक्चुअली। तो फाउंडेशन का नीड हम लोग देखेंगे, जैसे ये एक बिल्डिंग है, ओके, अगर ये एक बिल्डिंग है, यहाँ ग्राउंड लेवल है, हम लोग इस पर इस्टेब्लिश कर दिए एक बिल्डिंग को, हम लोग फुटिंग नहीं दिए, हम लोग नीचे फुटिंग नहीं दिए, ठीक है ना। सॉइल के नीचे जो स्ट्रक्चर बनता है जो कि सॉइल से जकड़े हुए रहता है और बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है आंधी से, तूफान से, या अर्थक्वेक से, या बहुत बड़े बड़े डिजास्टर से, कि घर गिरे नहीं, कोलैप्स नहीं करे, इसको बचाव के लिए हम लोग फुटिंग देते हैं। तो अगर आप ये भी समझिए कि अगर हम फुटिंग ना दे तो बिल्डिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो क्यों नीड होता है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे लेट्स कि हम लोग एक बिल्डिंग बनाए और हम लोग ग्राउंड लेवल के नीचे फुटिंग नहीं दिए, ठीक है ना। लेट्स कि हम लोग फुटिंग नहीं दिए, सिर्फ ऊपर का ही स्ट्रक्चर रहा बिल्डिंग, ठीक है ना। तो बाय द वे कभी विंड स्टॉर्म आया या कभी अर्थक्वेक आया, ठीक है ना, भूकंप, या कभी आंधी आया, तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बिल्डिंग को तो कोलैप्स कर ही देगा। बिल्डिंग गिरने का भी तो चांस है, जितना लंबा बिल्डिंग होगा उतना ज़्यादा वो कोलैप्स होने का चांस रहेगा। अगर फुटिंग ना दिया जाए तो कोलैप्स नहीं हो, उसके कारण हम लोग क्या, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्योंकि फुटिंग एक बिल्डिंग का ही पार्ट है, एक बिल्डिंग से अटैच है, ये बिल्डिंग से अटैच है, जो कि इसका एक फुट है जो कि सॉइल के अंदर है, और ये सभी सॉइल है, सॉइल का पार्ट्स है, और ये सभी सॉइल्स में
ये फुटिंग जकड़ा हुआ है या बॉन्ड बनाया हुआ है, एक अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड बनाया हुआ है, ताकि यहाँ अगर स्टॉर्म भी आता है, अर्थक्वेक भी आता है, तो विंड तो इससे पुश करेगा कोलैप्स होने के लिए। यानी इससे अगर यहाँ से पुश कर रहा है तो ये गिरे। लेकिन यही बॉन्ड जो नीचे का फाउंडेशन बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड बनाया हुआ सॉइल से, ये इसे इंटरनल स्ट्रेंथ देता है। यानी और ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, एक तरह से उसको बियर करता है, ठीक है ना। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को ये बियर करता है, ताकि अगर ये यहाँ से फोर्स लगाता है तो ये इंटरनली उसके अपोजिट फोर्स लगाता है, ताकि ये कोलैप्स नहीं हो, यानी बिल्डिंग गिरे नहीं, क्योंकि ये इसी का पार्ट है और ये अच्छे से बॉन्ड बना चुका है, तो ये गिर नहीं सकता है। क्योंकि ये सॉइल से भी, क्योंकि इसको गिरने के लिए सॉइल को भी कोलैप्स करना होगा, इसको भी कोलैप्स करना होगा, तभी ये भी कोलैप्स होगा साथ में। अगर ये कोलैप्स नहीं हुआ सॉइल, तो ये भी बिल्डिंग भी कोलैप्स नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग फुटिंग प्रोवाइड करते हैं एक बिल्डिंग में, ताकि वो सॉइल से इंटरकनेक्टेड और बॉन्ड, एक अच्छा बॉन्ड बना के रखे, जिसके कारण वो एक अच्छा बियर प्रोवाइड हो, ताकि बिल्डिंग कोलैप्स ना हो। तब हम लोग समझ गए बिल्डिंग फाउंडेशन का नीड। अब हम लोग आते हैं एक एक पार्ट्स के बारे में, फाउंडेशन का कौन कौन सा पार्ट्स है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट फाउंडेशन कंक्रीट, यानी ये तो नीचे जैसे फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको माउंट करने के लिए, तो हम लोग नीचे सॉइल होता है, इसके नीचे सॉइल होगा पूरा। लेकिन हम लोग फाउंडेशन सॉइल पे ही थोड़े ही रख देंगे, फाउंडेशन सॉइल पे ही डायरेक्ट तो हम लोग नहीं बना देंगे, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटा देंगे, ताकि क्योंकि बहुत भारी लोड होता है ना, बिल्डिंग का बहुत भारी लोड होता है, फिर हम लोग का लोड, फिर बेड, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, जितने भी फर्नीचर्स हैं, ये सभी का लोड, लाइव लोड, डेड लोड, बिल्डिंग का ऑन लोड, सभी लोड, यानी बहुत भारी भरकम लोड को सहना पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं कि मिट्टी कितना सहेगा, मिट्टी तो कोलैप्स कर ही सकता है। अगर बहुत भारी वजन अगर उस पर डाल दिया जाए तो वो कोलैप्स भी कर सकता है, यानी धंस सकता है, मिट्टी तो धंस सकता है, क्योंकि वो स्ट्रांग स्ट्रैटा उसे नहीं माना जाता। स्ट्रांग स्ट्रैटा कंक्रीट को माना जाता है। कंक्रीट बोले तो गिट्टी बालू सीमेंट, पानी से जो हम लोग मसाला प्रोवाइड करके बनाते हैं, और हम लोग ज़मीन पे उसी को बिछाते हैं, उसी को हम लोग ज़मीन पे बिछाते हैं, यहाँ पे हम लोग बिछाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटा प्रोवाइड करे, ताकि उसका बियरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाए। क्योंकि अगर आप ही इमेजिन कीजिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटा अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मटेरियल अगर प्रोवाइड करते हैं, तो बिल्डिंग का जितना भी लोड आएगा सब तो इसी पे आने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग अगर रहेगा तो ये बियर करने का कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होगी, तो ये इजीली बियर कर लेगा और सॉइल धंस सकता है। इसलिए हम लोग सॉइल के ऊपर कंक्रीट फाउंडेशन करते हैं, कंक्रीट हम लोग बिछाते हैं, ताकि बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हमारा स्ट्रेटा। अब तो ये भी समझ गए। फिर अब हम लोग आते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन जैसा कि मैं अभी बताया कि फाउंडेशन एक फुट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसके नेसेसिटीज़ को भी हम लोग जाने कि अगर ये नहीं देंगे तो बिल्डिंग कोलैप्स कर सकता है, और इसका बेसिक फंक्शन हम लोग समझते हैं। जैसे फाउंडेशन का फंक्शन यही होता है, जितने भी ऊपर बिल्डिंग का लोड है, सभी बीम्स के थ्रू नीचे आता है। जितने भी लोड है वो तो सब भी ग्राउंड पे ही आएगा ना, बिल्डिंग का जितने भी लोड है वो तो सॉइल पे ही आएगा, ग्राउंड पे ही आएगा। तो वो जितने भी लोड है उससे सभी को ट्रांसफ़र करता है ये बीम्स के द्वारा। जितने भी लोड है सभी को बीम्स के थ्रू इसे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है ना। ये फाउंडेशन तक इस सभी लोड को लेते आएगा, और फाउंडेशन ये सॉइल में ट्रांसफ़र करेगा। यानी
जितने भी बिल्डिंग का लोड है, टोटल लोड ये बीम्स के थ्रू नीचे ही आता है, फाउंडेशन के थ्रू नीचे आकर सॉइल में फैल जाता है। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा बहुत भारी भरकम लोड होता है और वो बस इतना स्पेसिफिक एरिया में ही उसे कैरी नहीं करना होता है। अगर वो उतना ही एरिया में कैरी करे तो वहाँ का सॉइल धंस जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, सेटल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। क्योंकि अचानक इतना भारी लोड अगर छोटे से एरिया में पड़े तो सॉइल, उस एरिया का सॉइल धंस जाएगा। इसलिए इसलिए हम लोग फाउंडेशन को सॉइल के नीचे लगाते हैं, ताकि वो सॉइल से एक प्रॉपर बॉन्ड बना के रखे और सॉइल में सभी लोड को ट्रांसफ़र करे। क्योंकि यहाँ अगर मान लिया कि फाउंडेशन अगर हम लोग नहीं देते तो लोड ट्रांसफ़र कहाँ होता, ट्रांसफ़र तो होता नहीं। यहाँ देखिए, और हाँ, फाउंडेशन हम लोग उसी स्ट्रैटा पे देते हैं। सॉइल का सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटा जज करते हैं, कौन सा स्ट्रैटा मजबूत है, कौन सा स्ट्रैटा मतलब किस लेवल पे हम लोग फाउंडेशन देंगे ताकि वो वहाँ का सॉइल उस बिल्डिंग को बियर कर सकता है, बिल्डिंग के लोड को बियर कर सकता है। तो हम लोग सर्वे करते हैं, उससे हम लोग देखते हैं कि कौन सा लेवल उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर के लिए सफिशिएंट है, उसके लोड को सहने के लिए। तो हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। और ताकि जैसे कि हम लोगों को पता है कि फाउंडेशन तो एक प्रॉपर बॉन्ड बनाया हुआ है सॉइल से, तो सॉइल से अगर बॉन्ड बनाया हुआ है तो जो लोड अगर फाउंडेशन पे पड़ेगा वो तो सॉइल पे भी आएगा, इनडायरेक्टली वो तो सॉइल पे भी आएगा ना। वो तो फाउंडेशन इसको ट्रांसफ़र करेगा, इसके लोड को ट्रांसफ़र करेगा सॉइल तक, टोटल सॉइल में ये लोड को फैला देगा। तो वैसे ही अगर किसी भी पार्टिकुलर एरिया पे अगर ज़्यादा लोड पड़ने वाला होता है, अगर वो शेयर हो जाए तो वहाँ का लोड कम हो जाता है। और कम हो जाता है इसके कारण उस वहाँ के सॉइल के एरिया का कोलैप्स होने का चांस बहुत ही कम रहता है। मतलब वहाँ के एरिया के सॉइल का कोलैप्स होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी नेग्लिजिबल। धीरे धीरे सेटल होता है, यानी धीरे धीरे धंसता है, धीरे धीरे बैठता है। 100 साल 200 साल उतना टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग सॉइल में सभी लोड को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, यानी सभी पार्टिकुलर एरिया पे थोड़ा थोड़ा लोड लग रहा है, यानी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग ये भी समझ के फाउंडेशन का बेनिफिट्स, फाउंडेशन का फंक्शंस। अब आते हैं हम लोग बेसमेंट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं बेसमेंट्स जैसे कि किसी भी घर के नीचे का पार्ट, यानी प्लिंथ लेवल। देखिए, हम लोग बेसमेंट से पहले हम लोग और भी कुछ देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, और उसके बाद जब मैं बेसमेंट समझाऊंगा तब बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग सबसे इजी जो कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं, उसे यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो हो गया हमारा स्टेप्स मतलब सीढ़ी। बस सीढ़ी समझे तो सीढ़ी, जिसमें हम लोग मतलब ऊपर जाते हैं, उसके थ्रू घर के नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। स्टेप्स जो कि हम लोग हायर लेवल तक हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, फिर हायर से लोअर टू हायर। ओके, तो सीढ़ी हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं प्लिंथ एक लेवल होता है। ओके फ्रेंड्स, प्लिंथ एक लेवल होता है जैसे ग्राउंड लेवल होता है जैसे प्लिंथ लेवल होता है। प्लिंथ लेवल, अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा, ग्राउंड लेवल जब हम लोग दे ही दिए, ग्राउंड लेवल है ही, तो प्लिंथ लेवल क्यों? यहीं से हम लोग क्यों नहीं स्ट्रक्चर को हम लोग कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा हम लोग क्यों हाइट पे, क्यों प्लिंथ हाइट, यानी कुछ हाइट पे हम लोग प्लिंथ को क्यों रखे हुए हैं? तो इसका बहुत इजी आंसर है कि प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल के ऊंचा क्यों है। क्योंकि प्लिंथ एक ऐसा लेवल है कि ग्राउंड लेवल से हम लोग ऊंचा किसी स्पेसिफिक हाइट पे रखते हैं, ताकि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिल्डिंग का लोड, उस पर हम लोग चलते हैं, या हम लोगों का लोड, लाइव लोड, डेड लोड,
सब बिल्डिंग पे पड़ता है, तो वो तो डायरेक्टली ग्राउंड पे ही आएगा ना ट्रांसफ़र होकर। तो ग्राउंड धीरे धीरे वहाँ का सेटल होगा, 100 साल 200 साल ये सब सेटल होता है। तो उसी को, जैसे अगर हम लोग देखिए, हम लोग कभी भी अगर बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो रोड लेवल होता है, जो हम लोग रोड बनाते हैं या सरकारी रोड, तो लोग रोड बनता है उससे भी ज़्यादा हम लोग हाइट पे प्लिंथ लेवल रखते हैं, यानी घर को उससे भी हाइट पे हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ताकि वो कुछ दिन के बाद वो सेटल होते रहे, यानी बहुत टाइम लगे उसको रोड लेवल में आने के लिए, ताकि हमारा घर टिकाऊ हो, ताकि बहुत ज़्यादा दिन लग जाए उससे धीरे धीरे अंदर आने में, यानी रोड के लेवल आने में, क्योंकि और फिर उससे भी बहुत ज़्यादा दिन लगे रोड लेवल के नीचे आने में, क्योंकि रोड लेवल के नीचे आना मतलब कि घर में पानी जाना, क्योंकि बहुत सारा ड्रेनेज है, जैसे कि नाला का पानी, बारिश का पानी। अगर आप लोग सोचिए रोड लेवल के अगर नीचे चला जाए हमारा घर, तो फिर रोड का जितना भी पानी है, बरसात का पानी, फ्लड का, फिर नाले का पानी, सब तो हमारे घर के अंदर ही इंटर कर जाएगा ना। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा ऊंचा हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, ताकि वो सब पानी नहीं जाए। और ऊंचा बनाने का एक ही पर्पस है, ताकि बिल्डिंग तो धीरे धीरे सेटल कर रहा है ग्राउंड लेवल के अंदर, तो धीरे धीरे सेटल कर रहा है, तो उसको कुछ टाइम लगे, 100 साल 200 साल तक हमारा घर टिकाऊ हो, 100 साल 200 साल के बाद वो जाकर सेटल हो और रोड लेवल के लेवल में आए, चाहे उसके अंदर जाने में बहुत टाइम लगे, ताकि मेरा घर टिकाऊ हो और 100 साल तक हम लोग बेझिझक अच्छे से इत्मीनान से इजीली हम लोग तो इसी रीज़न के कारण हम लोग प्लिंथ हाइट देते हैं, एक हाइट पे हम लोग प्लिंथ लेवल को ड्रॉ करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे, देखिए प्लिंथ तो है, और अब आप लोग देखेंगे प्लिंथ और ग्राउंड लेवल के बीच में कोई कुछ तो स्पेस होगा ना, कुछ तो एरिया बचा होगा, जैसे प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच में कुछ तो एरिया है, उसको हम लोग किस चीज़ से फिलअप करेंगे। तो किस चीज़ से फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सैंड फिलिंग करते हैं, सैंड फिलिंग फ्लोर कंक्रीट, जैसे सैंड फिलिंग हम लोग करते हैं, ताकि सैंड, यहाँ पे देखिए सैंड फिलिंग है, यहाँ पे हम लोग सैंड इसलिए फिल करते हैं, सॉइल इसलिए नहीं फिल करते हैं, ताकि सॉइल से ज़्यादा इफेक्टिव सैंड होता है, सैंड का बियरिंग कैपेसिटी सॉइल से ज़्यादा होता है। ये बिल्डिंग के जितने भी स्ट्रक्चर का लोड है, सैंड अच्छे से कैरी कर सकता है, वो बिना कोलैप्स हुए। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम लोग सॉइल दे देते हैं, सॉइल में अगर पानी आ जाए, तो सॉइल गीला हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। तो जैसे आप लोग ही देखिएगा, कीचड़ का पानी यानी पेस्ट, यानी मिट्टी का पेस्ट, वो जल्दी कोलैप्स कर सकता है। और सैंड में अगर पानी चला भी जाए, तो वो कोलैप्स होने का चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि वो सिल्टी नहीं रहता, यानी पेस्ट नहीं बनता, वो फ्रिक्शन लेस ही रहता, नहीं कोहेसन लेस रहता है। फ्रिक्शन तो उसमें बहुत रहता है, कोहेसन लेस होता है, तो उसमें क्ले सॉइल, वो क्ले नहीं बन पाता, और जिसके कारण उसका बियरिंग कैपेसिटी बहुत मजबूत होता है सॉइल के कंपैरिजन। इसलिए हम लोग प्लिंथ के अंदर, प्लिंथ और ग्राउंड के बीच में हम लोग सैंड फिल करते हैं, ताकि बियरिंग कैपेसिटी प्लिंथ का बहुत ही मजबूत हो, और ऊपर के जितने भी स्ट्रक्चर के लोड हैं वो इजीली कैरी हो जाए, उसके लोड को इजीली कैरी कर सके सैंड, यानी प्लिंथ। अब उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा देते हैं, फ्लोर कंक्रीट, जैसे नीचे हम लोग देखे थे फाउंडेशन कंक्रीट दिए थे, ताकि वो नीचे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा प्रोवाइड हो, बन जाए, ताकि बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए घर के हर स्ट्रक्चर को झेलने के लिए। वैसे ही हम लोग सैंड फिलिंग के ऊपर फ्लोर कंक्रीट देते हैं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा बन जाए और बिल्डिंग के टोटल स्ट्रक्चर को वो झेलने की कैपेसिटी रखे, ठीक ना। अब देखते हैं फ्लोर फिनिश। अब देखिए फ्लोर कंक्रीट तो हम लोग कंक्रीट से हम लोग फ्लोरिंग कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का तो फर्श बहुत प्लेन होना चाहिए, ताकि दिखने में, चलने में और कन्वीनियंट हो,
इसलिए हम लोग फ्लोर फिनिश करते हैं ताकि स्मूथ प्लेन हमारा ग्राउंड हमारा जो फ्लोर हो वो बहुत ज़्यादा ये फ्लोर हो वो बहुत ज़्यादा चिकना हो, प्लेन हो, स्मूथ सरफेस हो, ताकि बहुत कन्वीनियंट फील हो हम लोगों को। इसलिए हम लोग फ्लोर फिनिश करते हैं। फ्लोर फिनिश बहुत तरीके का होता है। मार्बल्स लगा दिए या टाइल्स लगा दिए या सीमेंट से ही हम लोग सीमेंट के पेस्ट से हम लोग फ्लोर फिनिश कर दिए। मतलब पर्पस बस मोटो मेरा यही होता है कि हम लोग ग्राउंड सरफेस ये फ्लोर को हम लोग प्लेन और मतलब रफलेस कर दें, प्लेन कर दें, स्मूथ कर दें, ताकि हम लोग कन्वीनियंट हमारे लिए हो वो। अब देखते हैं बेसमेंट। बेसमेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग सुने भी होइएगा, बहुत बहुत सारे घर में बेसमेंट्स होता है। बेसमेंट जैसे ग्राउंड लेवल के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे नो प्लिंथ लेवल के नीचे, यानी जो हमारा प्लिंथ लेवल है उसके नीचे भी ग्राउंड तक एक मतलब बहुत बिल्डिंग में एक प्लिंथ लेवल के नीचे भी एक रूम हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत यहाँ तक तो बिल्डिंग रहता ही है, रूम्स वगैरह रहता ही है, लेकिन प्लिंथ लेवल के नीचे भी एक रूम बनाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेसमेंट। यानी बहुत आप लोग बिल्डिंग में देखोइएगा ज़मीन के नीचे भी रहने के लिए रूम बनाया गया होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट। यानी बेसमेंट अगर बनाए या नहीं बनाए, लेकिन उसको हम लोग बेसमेंट ही बोलते हैं। अगर रूम नहीं भी बना हो तो उसे हम लोग बेसमेंट ही बोलेंगे, लेकिन बेसमेंट स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं। बहुत कॉमनली सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं बेसमेंट बना है क्या वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग बोलते हैं ताकि प्लिंथ के नीचे, प्लिंथ लेवल के नीचे भी घर का पार्ट हो रहने का। हम लोग वहाँ भी हम लोग सरवाइव करते मतलब रह रहे हैं, वहाँ भी हम लोग का लिवलीहुड है, चल रहा है हम लोग का। जैसे हम लोग ऊपर हम लोगों का वर्क प्रोसेस होते रहता है, घर का यूज़ होते रहता है, वैसे ही हम लोग नीचे भी इसका घर का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। रूम बना दिए, बेडरूम बना दिए वगैरह वगैरह, बाथरूम या जो भी बना दिए प्लिंथ लेवल के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे, तो वो उसे हम लोग बेसमेंट बोलते हैं। ओके ना, ये तो क्लियर ही हो गया। अब हम लोग देखेंगे, अब फ्लोर फिनिश के बाद हम लोग डैम्प प्रूफ कोर्स, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं डीपीसी शॉर्ट फॉर्म में। तो डैम्प प्रूफ कोर्स क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। डैम्प प्रूफ कोर्स, डैम्प प्रूफ कोर्स एक पेस्ट टाइप ही मटेरियल है जो कि हम लोग फ्लोर पे हम लोग बिछाते हैं, ताकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर का काम करता है। देखिए, आप लोग फर्स्ट या सेकंड सेम में पढ़े होइएगा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का बस यही काम होता है कि जैसे कि कंसिडर कीजिए ये कैपिलरी, ये एक ट्यूब है और असल में है भी ये ट्यूब। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्राउंड में तो वाटर प्रेजेंट होता ही है, ग्राउंड में वाटर प्रेजेंट होता ही है। तो कैपिलरी एक्शन के कारण ये टोटल पानी ऊपर तो जाएगा ही। कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण जितने भी ग्राउंड का पानी है ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर ऊपर गया, वॉल में लगा, पेंट पे लगा, प्लास्टर पे लगा, या जितने भी स्ट्रक्चर पे लगा पानी, तो वो वॉल को, पेंट को, प्लास्टर को ख़राब करेगा। उसमें क्रैक्स एंड क्रेविसेस आएगा बहुत सारे। वॉल्स क्रैक होगा, फिर वॉल्स जब क्रैक होगा तो फिर वो कमज़ोर होगा धीरे धीरे। उसका मतलब एज पीरियड बहुत ज़्यादा घटेगा, यानी बहुत ज़्यादा वो बिल्डिंग कमज़ोर होगा, बहुत जल्दी वो कोलैप्स करेगा, गिर जाएगा, ढह जाएगा। तो बिल्डिंग का जो एज होता है वो बहुत कम हो जाता है कैपिलरी एक्शन के कारण। तो उसके रुकावट के लिए हम लोग डीएमपी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स। ताकि वो एक पेस्ट जैसा होता है मटेरियल, उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर का काम करता है और वो पानी को रोकता है। नीचे से जितना भी ऊपर आता है पानी, उसको और ऊपर तक नहीं जाने देता, ऊपर के स्ट्रक्चर तक पहुंचने ही नहीं देता, वॉल पे पहुंचने ही नहीं देता। प्लास्टर सब कुछ सेफ होता है, ऊपर हमारा सब कुछ सेफ होता है, क्योंकि जितने भी पानी है सब को ये डीपीसी रोक ही लेता है नीचे तक। क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं कि ऊपर तो पेंट वगैरह ये सब तो ख़राब हो सकता है, वॉल्स वगैरह, लेकिन नीचे कंक्रीट है, सैंड है। तो सैंड में अगर पानी जाता भी है तो उससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट
सैंड को या कंक्रीट को होगा नहीं। जैसे फाउंडेशन में ही पानी लग गया तो फाउंडेशन कंक्रीट से बनता है नॉर्मली, तो कंक्रीट पे अगर पानी अगर पड़ भी जाए, पानी लग भी जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस प्लास्टर पे है, पेंट्स पे है, ईंट पे है। ईंट पे भी नहीं है, प्लास्टर, पेंट्स ये सब पे है। तो ये सबको डिफेक्ट नहीं करे, इसलिए हम लोग डीपीसी लगाते हैं ताकि ऊपर तक कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर नहीं पहुँचे, उसे रोक दे डीपीसी। तो यहाँ तक ये भी हम लोगों को समझ में आ गया। फ्लोर फिनिश भी समझ चुके हैं। अब डोर समझते हैं। डोर, जैसा कि डोर तो हम लोग जानते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट, घर का एक ऐसा पार्ट जिसके थ्रू हम लोग घर के अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, जिसके थ्रू हम लोग घर के अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इमेजिन कीजिए, अगर गेट नहीं दें हम लोग, वॉल नहीं दें, तो वो तो एकदम बैरियर हो जाएगा ना, इंटर क्लोज हो जाएगा। रूम के अंदर हम लोग एंटर ही नहीं कर सकते हैं, उससे बाहर हम लोग जा ही नहीं सकते हैं। गेट देना तो बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम लोगों के पैसेज को वो कंटिन्यू कर सकें। तो गेट का भी हम लोग नीट फंक्शन समझ ही गए। अब देखते हैं लिंटेल। लिंटेल देखते हैं। लिंटेल, अब देखिए गेट के ऊपर आप लोग देखे होइएगा एक छोटा सा बैंड होता है। वेट, आप लोगों को हम लोग दिखाते हैं। मैं देखिए, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ तो कुछ आपको अच्छे से क्लियर पिक नहीं दिख रहा होगा, बट गेट के ऊपर एक लिंटेल हम लोग बनाते हैं जो कंक्रीट का बना हुआ रहता है। कंक्रीट का बना हुआ रहता है ताकि आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कंक्रीट एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रांग ही स्ट्रक्चर है। तो अब इमेजिन कीजिए, अगर ये लिंटेल अगर नहीं हम लोग प्रोवाइड करें, सिर्फ गेट ही हो, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होगा कि गेट के ऊपर भी बहुत सारा स्ट्रक्चर है। गेट के ऊपर भी बहुत सारा ब्रिक मैसनरीज है। जैसे यहाँ पे वॉल है, वॉल तो ब्रिक से ही बना होगा, इसके ऊपर पैरापेट है। तो गेट के ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर है वो तो गेट पे ही लोड लगाएगा, और गेट तो ज़्यादा मजबूत होता नहीं है वॉल के कंपेयर। गेट तो फर्नीचर का होता है, अगर सभी लोड गेट पे ही लग जाए तो गेट तो टूट जाएगा ना। तो गेट तो टूट जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, गेट को नहीं टूटने देने के लिए हम लोग उसके ऊपर लिंटेल लगाते हैं, ताकि वो लिंटेल उस गेट को प्रोटेक्ट करे। और जितने भी ऊपर का लोड है इसके वॉल का लोड है, वो सभी को ये लिंटेल, चूँकि वो कंक्रीट का बना हुआ रहता है, तो वो बियर कर सकता है, वो सभी लोड को झेल सकता है। और वही लिंटेल हम लोग कुछ बाहर ओवरहैंग कर देते हैं गेट के। देखिए, हम लोग कुछ बाहर निकाल देते हैं लिंटेल को, ताकि जितना भी लोड पड़े वो सभी पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाए। इसलिए हम लोग ओवरहैंग कुछ कर देते हैं। फिर से बताता हूँ, जैसे ये लिंटेल हो गया छोटा सा, तो अगर ऊपर का लोड आया तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ, यानी सब जगह ट्रांसफ़र कर देता है ताकि लोड शेयर हो जाए। यानी एक ही स्पेसिफिक प्लेस पे वो लोड बहुत ज़्यादा असर ना करे, यानी सभी जगह शेयर कर दे लोड को, ताकि किसी भी चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं हो, और मतलब डिफेक्शन नहीं हो, कोई भी चीज़ कमज़ोर ना पड़े, यानी उससे बियर कर सके किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को। इसलिए हम लोग लिंटेल प्रोवाइड करते हैं। अब ये भी आप लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग छज्जा पे। छज्जा तो वैसे यहाँ पे लोकेट नहीं, मतलब दिया नहीं हुआ है, लोकेट भी नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये जो बाहर निकला हुआ है, जो लिंटेल से कनेक्टेड है, लिंटेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जो बाहर निकला हुआ है वो भी कंक्रीट का ही है, वो भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। और हम लोग बिल्डिंग के बाहर खिड़की के या गेट के या डोर के, एक्सटर्नल डोर विंडोज़ के हम लोग बाहर प्रोवाइड करते हैं। वो क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग? छज्जा, इसी को हम लोग छज्जा बोलते हैं। और छज्जा क्यों प्रोवाइड करते हैं ये, ताकि देखिए, अगर यहाँ से सनलाइट आ रहा है,
सनलाइट आ रहा है, अगर यहाँ पे सन है, सनलाइट अगर आ रहा है, यहाँ पे अगर सनलाइट आ रहा है ऊपर से, तो ये क्या करता है, देखिए हम लोगों को सफ़ेद लाइटनिंग का तो बहुत ही ज़रूरत होता है, घर में सनलाइट आए, लेकिन अब मतलब एक सफिशिएंट क्वांटिटी में ही आना चाहिए ना। अगर बहुत ज़्यादा आए तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी करने लगेगा ना घर के अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा घर का, और हम लोग कन्वीनियंट फील नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग छज्जा को प्रोवाइड करते हैं, ताकि जितने भी सनलाइट है एक्सेस, वो सभी को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे बाहर फेंक दे उसे, या ऊपर मतलब रिफ्लेक्ट कर दे। यानी जब सनलाइट अगर यहाँ पे छज्जा पे पड़ेगा सनलाइट, तो क्या करेगा, ये जो छज्जा बाहर निकला हुआ है ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, या यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, या मतलब कहीं भी रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन इंटर नहीं करने देगा। क्योंकि इंटर नहीं करने देगा, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों की कन्वीनियंट के लिए बहुत ही मतलब अच्छा, बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी है इसका। देखिए हम लोगों को जितना लाइटनिंग का ज़रूरत है वो तो खैर ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर ग्राउंड लेवल से क्योंकि सनलाइट तो यहाँ भी आता होगा ना, तो सनलाइट जो यहाँ आता है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर तो आता ही है घर पे, तो उसका उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है। ग्राउंड से जो रिफ्लेक्ट करके सनलाइट आता है उसका इंटेंसिटी कुछ कम हो जाता है, उसको हम लोग झेल सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट सन से आता है, जो डायरेक्ट सन से सनलाइट आता है डायरेक्ट, वो हम लोग नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सेस टेम्परेचर वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए हम लोग उसके बचाव के लिए हम लोग छज्जा प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसे वो कंट्रोल ओवरकम कर सके, इसको रिफ्लेक्ट कर दे इसलिए। और हाँ, वैसे ही हम लोग रेन ड्रॉपलेट्स, जैसे बारिश का मौसम है तो तो पानी अगर वॉल पे पड़ेगा या घर के अंदर जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा डिफेक्शन होगा, उसके कारण वॉल्स ख़राब होगा, घर ख़राब होगा, क्रैक्स एंड क्रेविसेस आएगा घर में। तो उसके बचाव के लिए ये जितने भी रेन ड्रॉप्स को ये थ्रू आउट फेंक देता है बाहर, ये बाहर फेंक देता है, जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं वो इसको रिफ्लेक्ट करके इसको बाहर फेंक देता है, अंदर नहीं आने देता है। इसलिए हम लोग उससे भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, रेन ड्रॉपलेट से भी। तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे लिए छज्जा, और बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। अब आते हैं हम लोग ब्रिक मैसनरीज, जैसे कि ईंट से बना हुआ किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग ब्रिक मैसनरीज बोलते हैं। अब देखिए इसका जो फिगर बना हुआ होगा ये ऐसे है फिगर, इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्ट किया हुआ है, तो ये ब्रिक मैसनरीज का साइन है, जो कि आप लोगों को ड्राइंग में पढ़ना होगा। ड्राइंग में फर्स्ट लेसन में ही हर स्ट्रक्चर का साइन दिया हुआ होगा, तो उसी में पढ़ना रहता है। ब्रिक मैसनरीज का यही साइन है, अगर ये हम लोग लोकेट करते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे हाँ ये ब्रिक मैसनरीज से है, यानी ये वॉल ब्रिक से ही बना हुआ है, कंक्रीट से नहीं, ठीक है ना। तो ये ब्रिक मैसनरीज है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखे होइएगा। ये क्योंकि गेट के ऊपर देखिए, गेट लिंटल के ऊपर एक ब्रिक मैसनरी मतलब एक वॉल है, वॉल प्रोवाइड है, ब्रिक मतलब लिंटल के ऊपर भी एक वॉल है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ब्रिक मैसनरीज यहाँ पे। ये भी क्लियर। अब रूफ स्लैब देखते हैं। रूफ स्लैब देखिए, जैसे घर के सबसे ऊपर के स्ट्रक्चर जो कि घर को एक रूम को इंटरक्लोज करता है ऊपर से, यानी जिसको हम लोग जैसे छत ढलाई होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रूफ स्लैब बोलते हैं। रूफ जैसे हम लोग एल्बेस्टस को भी हम लोग रूफ बोल सकते हैं, एल्बेस्टस भी बहुत कोई लगाते हैं घर में, तो उससे भी हम लोग रूफ बोल सकते हैं। लेकिन रूफ स्लैब हम लोग बोलते हैं घर ढलाई, जैसे होता है ना कंक्रीट का एक स्पेसिफिक बॉन्ड बनता बहुत बड़ा, मतलब घर ढलाई होता है ना, जो छत बनता है ना घर ढला के, उसी को हम लोग बोलते हैं रूफ स्लैब बोलते हैं, जो कि एक रूम को, एक फुल स्ट्रक्चर को ये इंटरक्लोज करता है ऊपर से ढकने का काम करता है। और वो छत भी प्रोवाइड करता है, ऊपर का छत भी हम लोगों को प्रोवाइड करता है, ताकि उस पर हम लोग जाकर वेंटरिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ऊपर भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ऊपर जाकर टहल सकते हैं वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है ना। तो वही रूफ स्लैब होता है। अब वेदरिंग कोर्स,
हम लोग रूफ स्लैब पे वेदरिंग कोर्स हम लोग बिछाते हैं। वेदरिंग मतलब कि वेदरिंग उस प्रोसेस का नेम है जैसे वेदरिंग, जिसमें वेदर बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है, कभी गर्मी कभी ठंडी कभी बरसात। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर कभी ठंडी मतलब कभी उसको हम लोग कूल मतलब कभी उसको हम लोग लो टेम्परेचर दिए, कभी हाई टेम्परेचर दिए, कभी कुछ दिए, कभी वाटर दिए, कभी कुछ दिए, मतलब अचानक चेंज हो रहा दिन, मतलब धीरे धीरे मतलब चेंज होते रह रहा, तो उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो स्ट्रेंथ है दिन प्रतिदिन लो होगा। जैसे देखिए रॉक रॉक कितना मजबूत होता है, सॉइल, और रॉक से ही सॉइल बनता है। तो सॉइल कितना ज़्यादा मतलब कमज़ोर होता है रॉक के कंपैरिजन में, रॉक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है सॉइल। तो रॉक टूट टूट कर बनता सॉइल, रॉक टूट टूट कर बनता सॉइल। वो टूटता क्यों है? वेदरिंग प्रोसेस के कारण ही। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ से इंटरकनेक्ट आप कर सकते हैं कि वेदरिंग से रॉक टूटा, यानी रॉक का स्ट्रेंथ कम हुआ और वो सॉइल में कन्वर्ट हुआ। वैसे ही यहाँ पे भी वही आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर देखिए हम लोगों के कंट्री में तो ठंड है, गर्म है, बरसात है, मतलब बहुत सीजन आते रहते हैं, बसंत, मतलब जो भी। तो ये उससे इफेक्टेड होता है। यानी अगर मान लिए कि एक ही वेदर कंडीशन में रहे तो इसका स्ट्रेंथ मतलब सेम रहेगा, लेकिन बार बार जो चेंज होता है वेदर, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा एक्सेस, कभी धूप आया, कभी बरसात, कभी ठंड का मौसम, तो इसके कारण वो श्रिंक करता है, मतलब सिकुड़ता है। ठंड में क्या होता है, ठंड में वो सिकुड़ जाता है, गर्मी में फैल जाता है। तो सिकुड़न फैलन ये सब जो होते रहता है, वो जो प्रोसेस होता है, वो जो प्रोसेस होता है श्रिंकेज का, फिर फैलने का, स्प्रेड होने का, वो सब जो मतलब बार बार उसमें जो क्या है, उसमें एक्टिविटी होते रहता है। यानी बार बार वो प्रोसेस बार बार वो अपना शेप चेंज करते रहता है। कोई भी चीज़ अगर बार बार उसको हम लोग अप एंड डाउन उसका शेप चेंज कर रहे हैं बार बार, तो वो धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जाएगा, श्रिंक करेगा, कभी फूलेगा, कभी कभी से मतलब बैठ जाएगा, कभी वो स्प्रेड करेगा, कभी श्रिंक कर जाएगा। वैसे में क्या होता है, वो धीरे धीरे वो अपना इंटेंसिटी खोते रहता है और खोते रहता है, जिसके कारण हमारा जो रूफ स्लैब है वो कमज़ोर होते रहता। और ताकि चूँकि हम लोग जानते हैं कि रूफ स्लैब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो फिर उससे हम लोग बहुत ही सावधानी, बहुत ही गंभीरता से उसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ही सचेत होकर, और बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है रूफ स्लैब को बनाने में। इसलिए हम लोग वेदरिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में हम लोगों के लिए अच्छा साबित हो, ताकि वो फ्यूचर में कभी वो गिरे नहीं। जैसे भूकंप ही आया, अर्थक्वेक आया, या मतलब विंड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आंधी आया, तो उसके कारण वो स्लैब गिरे नहीं। क्योंकि देखिए ये सब वॉल सब है, वॉल सब तो कोलैप्स करके नीचे जा सकता है, मतलब ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, लेकिन ये जो स्लैब है वो तो गिरेगा तो डायरेक्ट हम लोगों के सर पे ही गिरेगा ना। तो वो बहुत ज़्यादा, उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी से बनाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग उसे बनाना पड़ता है। इसलिए हम लोग वेदरिंग कोर्स देते हैं, ताकि उसके स्ट्रेंथ को वो प्रोटेक्ट करा मत किया रहे हमेशा। और अब आते हैं पैरापेट पे। छत के ऊपर का जो पार्ट है रेलिंग, उसे हम लोग पैरापेट बोलते हैं। पैरापेट का क्या काम होता है? रेलिंग जो छत का होता है, सबसे ऊपर छत का रेलिंग, उसे हम लोग बोलते हैं पैरापेट। पैरापेट का क्या काम होता है? हम लोगों के लिए वो बेनिफिशियल है वैसे, तो वो हम लोग ऐसा ही देते हैं, बस हम लोगों के बेनिफिट्स के लिए हम लोग देते हैं, ताकि अगर हम लोग ऊपर वैंडरिंग ही कर रहे हैं, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो अचानक से कभी मतलब ध्यान हम लोगों का इधर उधर चला जाए और हम लोग नीचे गिर जाएं, यानी बिल्डिंग के नीचे आ जाएं, तो फिर अगर रेलिंग अगर हम लोग दे रहे हैं, तो वो तो अगर अगर हम लोग बाय द वे अगर चले भी गए किनारे, तो फिर हम लोग रेलिंग से बच जाएंगे, यानी रेलिंग हम लोगों को रोक लेगा, तो हम लोगों को गिरने से, यानी हम लोगों के लिए वो सेफ्टी के लिए हम लोग उसे प्रोवाइड करते हैं पैरापेट को। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच।